अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, राजनीति में कांड पर कांड हो रहा है। अभी तो चुनाव शुरू ही नहीं हुआ और इतने कांड सामने आ रहे हैं। पूरे देश भर की राजनीति में व्यापक उथल पुथल मची हुई है। कब किस घंटे कौन नेता कहां चला जाए कोई ठिकाना ही नहीं। वो भी तब जब भी आचार संहिता तक घोषित नहीं हुई। चुनाव को लगभग 1 महीने का वक्त है घोषित होने के, या उससे भी थोड़ा कम। लेकिन राजनीति में जो खेला हो रहा है वो बड़ा निराला है। बिहार में देखिए, जबरदस्त राजनीतिक परिवर्तन हुआ। जब ये कह रहे थे कि बिहार में खेला होने वाला है, तो दरअसल आज नीतीश कुमार और बीजेपी की टीम ने वाकई में 129 तो कास्ट हुए और उपाध्यक्ष मिला लीजिए 130 वोट विश्वास मत में हासिल करके अपनी राजनीतिक क्षमता और ताकत नीतीश कुमार ने दिखा दी। आरएलडी और उनके सहयोगियों को पीछे हटना पड़ा। यानी गठबंधन को एक और मोर्चे पर हार का सामना करना पड़ा। जब ये सब कुछ चल ही रहा था, तब आज जयंत चौधरी ने पब्लिकली ऐलान कर दिया जाएंगे एनडीए में। तो आप देखिए कि बिहार अलायंस की स्थिति खराब, उत्तर प्रदेश राजभर पहले ही जा चुके हैं, ईस्ट यूपी का किला संभाले थे अपोजिशन की तरफ से, और पश्चिम में जयंत चौधरी वो भी चले गए। और अभी तो चुनाव की सिर्फ ये आहट है, आगे क्या होगा आज चर्चा हम इसी विषय पर करने वाले हैं। बहन भाइयों, पूरे देश की राजनीति में इन दिनों जो कुछ भी चल रहा है वो बड़ा चौंकाने वाला है। राजनीति में बड़े व्यापक और ज़बरदस्त परिवर्तन हो रहे हैं। ये परिवर्तन कोई विचार के आधार पर ही नहीं, बल्कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए हो रहे हैं। हर राजनीतिक दल और नेता अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को इस ज़बरदस्त राजनीतिक सुनामी में सेव कर लेना चाहता है, और नेता वही जो अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को सेव करे। बयान आप जैसे आम जनता के लिए होते हैं, नेता के लिए उसका पॉलिटिकल इंटरेस्ट सबसे अहम चीज़ होती है। राजनीति में दोस्ती या दुश्मनी स्थायी भाव नहीं होता। दोस्ती और दुश्मनी आम आदमी करता है। बड़ा आदमी यानी राजा कभी दुश्मनी नहीं करता, कब दोस्ती करनी पड़ जाए। तो दोस्ती स्थायी भाव नहीं है, दुश्मनी भी स्थायी भाव नहीं है। उसका प्रतिबिंब आपको दिखाई दे रहा होगा। अब जब चुनाव के हम नज़दीक और चलेंगे, आपको ऐसे तमाम क्रांतिकारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपको असहज करेंगी, आपको बेचैन करेंगी। लेकिन इसीलिए क्योंकि आप आम आदमी हैं। जब आप खास आदमी होंगे तो ये बात आपको बेचैन बिल्कुल नहीं करेगी। इसी को कहते हैं राजनीति, पॉलिटिक्स। जो आपके बस की बात नहीं है, केवल उनके बस की बात है, इसलिए वो करते हैं। इसमें कोई अचरज की बात नहीं होनी चाहिए। अब जब बीजेपी चुनाव में जा रही है, सारे दल चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं, आम चुनाव की तरफ, बीजेपी बहुत एग्रेसिवली पॉलिटिकल गेम को आगे बढ़ा रही है। हर राज्य में और हर राज्य के हर खंड में वो अपने अपोजिशन को बिखेरने की कोशिश कर रही है, और इसमें बीजेपी प्रथम दृष्टया काफी सफल भी है। महाराष्ट्र हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, अन्य प्रांत हो, भारतीय जनता पार्टी जहां भी अपने को कमजोर पा रही है, वहां बहुत एग्रेसिवली अपोजिशन को कमजोर कर रही है। और ये एक राजनीतिक तैयारी है। कोई यूं ही किसी पार्टी में नहीं चला जाता। मिसाल के तौर पर महाराष्ट्र में कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान पार्टी छोड़कर चले गए, वो बीजेपी जाएंगे। दिग्गज नेता, और कांग्रेस महाराष्ट्र में कोई यूपी जैसी स्थिति में नहीं, काफ़ी मजबूत स्थिति में है, लेकिन टूट वहाँ भी हो रही है। अपोजिशन लगातार झटके पे झटका खा रहा है, और ये बीजेपी का सिर्फ अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। यानी चुनाव के वक्त अभी मामला और भी खतरनाक रुख अख्तियार करेगा। तो देश की राजनीति क्या कह रही है, और जयंत चौधरी के जाने से पश्चिम यूपी में क्या होगा। नीतीश कुमार ने आज बहुमत साबित करके भारतीय जनता पार्टी के साथ बिहार में अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन किया है। नैतिकता के विषय आप जैसे लोगों के लिए चर्चा के हो सकते हैं, नेताओं के लिए नहीं। वो आपको फिर से कुछ नई स्टोरी सुनाएंगे और आप फिर वही करेंगे। तो इस देश की राजनीति किधर जा रही है, और उत्तर प्रदेश विशेष तौर पर 16 तारीख से राहुल गांधी की भी एंट्री हो रही है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में चंदौली से वो एंट्री करेंगे। तब देखना पड़ेगा कि कांग्रेस की ताकत और क्षमता क्या है, क्योंकि राहुल के भरोसे कांग्रेस अभी तक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप नहीं दे रही है। उसे लगता है कि राहुल गांधी आएंगे, कुछ शायद करिश्मा करेंगे
तो 11 से बढ़ के 15 हो जाएंगी, 17 भी हो सकती हैं, नहीं होगी तो 13 की तो गारंटी है। कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की बड़ी दिलचस्प डिबेट है, आगे बढ़ाएंगे। ये समय आ गया है, हम तो अलग हुए हैं, लेकिन आप जानते हैं कब से शुरू हुआ है? 2005 से जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला और तब से ये 18वां साल है। अब बीच में हमने 9 महीना छोड़ करके उनको दे दिया था और फिर हम काम कर रहे हैं। ये फैसले के पीछे ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी प्लानिंग रही हो या बहुत समय से हम यही सोचे बैठे हों। बहुत कम समय में, अल्प समय में फैसला हमें लेना पड़ा, परिस्थितियों के कारण लेना पड़ा, और हमने भाव हमारे कुछ अच्छे हैं देश के लिए, अपने लोगों के लिए, कि हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं। और जब भारत रत्न से नवाजा गया है, हम सब का मन प्रफुल्लित है। बहुत बड़ा सम्मान सिर्फ मेरे परिवार के का ही नहीं, या हमारे दल तक सीमित नहीं है। देश के हर कोने में विराजमान जो हमारे किसान हैं, नौजवान हैं, गरीब लोग हैं, ये उनका सम्मान किया। मैंने आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कांग्रेस की प्राइमरी मेंबरशिप और हमारे जो लेजिस्लेटिव पार्टी है उसका भी इस्तीफा मैंने आज पार्टी को सुपुर्द किया। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता अनिला सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल से हैं। मनीष सिंघवी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। प्रोफेसर के त्रिपाठी जनता दल यू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मनीष कश्यप बिहार के जाने माने यूट्यूबर और पत्रकार अभी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करने वाले हैं। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, और सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। आप सभी का बहुत शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। अनिला सिंह जी, अनिल दुबे आपको मुबारक हो। मेरी सबको राम राम। और ये आरएलडी के एक प्रवक्ता हैं जो अक्सर आपके टीवी चैनल पे भी आते हैं, अग्रवाल साहब, ऐसी कुछ नाम है उनका। तो काफी कुछ बोल रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो मैंने उनको एक बात कही थी, मैंने कहा इतना कड़वा मत बोलिए कि जब सामने आना हो या पाला, अगर आपका दल जो है हमारी साइड आ जाए तो फिर नजर से नजर ना मिला सकें। देखिए ऐसा है कि नहीं, वो 2 दिन से कमरे से निकले नहीं है। घर में हमने कोशिश किया पर वो आने को तैयार नहीं है। अब देखते हैं कितना टाइम लेंगे। नहीं, कोई बात नहीं। जो आपके चैनल पर बैठे हुए हैं अनिल भाई, ये बहुत ही संजीदगी से अपनी बात को रखते हैं। अरे बड़ी इज्जत, बड़ी इज्जत, बहुत पुराने रिश्ते हैं इनसे। तो खैर, मैं अगर आरएलडी की बात करती हूँ तो देखिए ये वो राजनीतिक दल है कि जो जिसकी नींव जो है किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी ने रखी और उनको भारत रत्न मिला। और मैं हमेशा कहती हूँ कि चौधरी चरण सिंह जी को किसी एक कौम से या किसी एक राजनीतिक दल से हम नहीं बांध सकते हैं। तो ये बहुत ही एक गौरव का क्षण है उन सब के लिए जो किसानी खेती से जुड़े हुए हैं पूरे राष्ट्र में। तो मैं बात ये कहूँगी कि हाँ, जब जब आरएलडी भारतीय जनता पार्टी के साथ आई है, एनडीए परिवार में रही है, उनको लाभ हुआ है। चौधरी जयंत जी ने एक अच्छा कदम उठाया है, एक सूझबूझ का काम किया है और ऐसे अलायंस में आए हैं जो राष्ट्र के लिए कार्य करता और है। आप वही प्रवक्ता हैं जिसने कोई डिबेट ऐसी नहीं छोड़ी जिसमें आरएलडी को भला बुरा ना कहा हो, जयंत चौधरी को भला बुरा ना कहा हो। और अगर आप कहेंगी तो 8-10 आपके बयान मैंने रख रखे हैं, चलाऊंगा नहीं, लेकिन अगर आप कहेंगी तो चला दूंगा। कहने की आदत ही नहीं है मेरी। तो क्यों तो आप इतना नकारात्मक रुख रख रही थी जब आपको पता था कि आने वाले हैं? तो गलती तो आपने भी की, नहीं पता था जो रोहित अग्रवाल ने की। और भला बुरा कहने का तो मेरा स्वभाव ही नहीं है। आपके पैनल पर जितने लोग आप कहती थी आरएलडी मैंने कुछ नहीं, आरएलडी मतलब जीरो, कोई राजनीतिक ताकत नहीं है इनकी, और आज मोस्ट वेलकम कर रही है। नहीं, मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए ब्रजेश जी। देखिए ऐसा है कि मेरी सरकार के बारे में, मेरे नेता के बारे में अगर कोई कुछ बोलेगा, उल्टा सीधा बोलेगा, तो ये मेरा कर्तव्य है कि मैं उसको कड़ा उत्तर दूं। तो जब जब, चाहे वो आरएलडी हो, चाहे कोई और राजनीतिक दल हो, जब जब वो हमारी सरकार और हमारे नेता के विषय में कड़वा बोलेंगे, गलत बोलेंगे, तो मैं चट्टान की तरह आकर खड़ी हो जाऊंगी। मेरा व्यक्तिगत किसी से ना लेना है ना देना है। मैं चैनल पर बैठती हूँ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के रूप में। जयंत चौधरी जी ने जब जब अगर सरकार के ऊपर प्रश्न उठाया है, हमारे नेताओं के ऊपर प्रश्न उठाया है, तो मैंने उत्तर दिया है। तो ये कैसा नैतिक गठबंधन है जहां एक दूसरे से कंफर्टेबल नहीं है? और आप तो कह रही थी कि हम अकेले सक्षम हैं,
लेकिन आपको तो उनकी मदद लेने के लिए आगे हाथ बढ़ाना पड़ा। अब आप ग्लास को किस नजरिए से देख रहे हैं कि हमें मदद लेने के लिए हाथ बढ़ाना पड़ा, या जयंत जी को ये समझ में आया कि अलायंस जो है वो केवल और केवल एनडीए का है, इंडिया अलायंस तो टूट गया, बिखर गया, कुछ दम नहीं है। इंडिया जोड़ो यात्रा करें राहुल जी तो बेहतर होगा, भारत जोड़ो यात्रा तो उनको नहीं, एक चीज क्लियर करें आप, आपने काफी बोल्ड स्टेटमेंट दिया, पहल आपने की थी या चौधरी साहब ने? मुझे तो नहीं जानकारी है, देखिए मैं तो एक अदनासी प्रवक्ता हूं। नहीं, आपने कहा ना कि ऐसा तो नहीं कि कहीं उन्होंने ही, क्या आपने कहा ना कहीं उन्होंने ही पहल ना की हो, आप ही ने तो बोला अभी थोड़ी देर मैं नहीं, मैंने कहा कि ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस नजरिए से देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि चौधरी जयंत जी जब हमारी तरफ आ गए हैं तो इससे दोनों को लाभ होगा ना। तो समाजवादियों के दोस्तों का साथ आप ले रही हैं? देखिए ऐसा है कि अगर आप मुझसे पूछेंगे कि व्यक्तिगत रूप से आप समाजवादी पार्टी के लिए क्या कहना चाहती हैं, तो मैं ये कहूंगी कि मेरा यहाँ पे व्यक्तिगत रुख कोई मायने नहीं रखता है, परंतु अगर समाजवादी पार्टी इस राष्ट्र के लिए, किसानों के लिए, गरीब के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए कुछ कर रही होती तो मैं बिल्कुल कड़वा नहीं यही बात मैं दर्शकों से कह रहा था कि स्टेटमेंट पे मत जाया करो, बेचारे इमोशनल लोग हैं, चले जाते हैं। मैं आपके नए नए भाई और मित्र बने अनिल दुबे जी को आमंत्रित करता हूं। दुबे जी, बहुत मुबारक आपको, नया साथ कैसा लग रहा है? ब्रजेश जी, देखिए हमारे नेता ने कहा, इतना धीरे धीरे क्यों बोल रहे हो, थोड़ा जोश लाओ, नए गठबंधन में गए हो, इतना क्यों हताश दिख रहे हो? नहीं थोड़ा लाओ, मतलब एक्साइटमेंट लाओ। चौधरी साहब ने कहा कि ये फैसला बहुत जल्दी हुआ, कोई प्लानिंग करके नहीं हुआ। हम लोग बरसों से मांग करते चले आ रहे थे कि चौधरी साहब को, जिन्होंने किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, पिछड़ों के लिए जी, सभी वर्गों के लिए, उन्होंने गरीबों के लिए काम किया, लेकिन उनको बरसों से ये मांग देश के किसान कर रहे थे, हमारी पार्टी कर रही थी, लेकिन किसी ने उस मांग को पूरा नहीं किया। आज स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी का जन्मदिन है पूरे उत्तर प्रदेश में। चौधरी साहब लगातार इस बात के लिए प्रयास करते रहे कि चौधरी साहब को भारत रत्न दिया जाए, लेकिन नहीं मिला। आज उन्होंने ये एक बड़ा काम किया, हमारे नेता को, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को उन्होंने सम्मानित करने का काम किया, और देश के करोड़ों करोड़ किसानों को सम्मानित करने का काम किया। पिछड़े, अल्पसंख्यक, सारे वर्ग के लोग इस निर्णय से। क्या सम्मान पाने भर से आप अपनी राजनीतिक विचारधारा आपने बदल ली? नहीं, राजनीतिक विचारधारा हमारी आप किसानों के प्रति थी, है और रहेगी। हम किसानों के मुद्दे से कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, हम किसानों के हित से कोई समझौता नहीं करने जा रहे हैं। और आज जब स्वर्गीय चौधरी साहब के सपनों का भारत, स्वर्गीय चौधरी साहब के सपनों पर उत्तर प्रदेश चलाने की बात हो रही है, तो हमने उसका स्वागत किया। इसमें हमने क्या गलत किया? अभी 20 दिन पहले सड़क पे लड़ाई कर रहे थे कि 20 रुपया सिर्फ रेट बढ़ाया, 400 दे दें, तब मैं आपके 35 स्टेटमेंट रखा हूं, आप उकसाओ मत, नहीं मैं चला दूंगा और आपकी दोस्ती टूट जाएगी। इतनी खराब बात आप बोल के गए थे बीजेपी वालों के लिए कि वो सुन लेंगे तो मतलब गरम शीशा कान में डालने जैसा। जी देखिए, इसलिए सोच समझ के बोलना दुबे जी। नहीं, हम सोच समझ के ही हमेशा बात करते हैं। खराब बात ना हम कभी व्यक्तिगत किसी पर टिप्पणी करें, और ना मुझे किसी ने व्यक्तिगत टिप्पणी की। मुझे किसी को अगर व्यक्तिगत टिप्पणी, जैसी अभी अनिला जी ने कहा कि व्यक्तिगत टिप्पणी अगर कोई हमारे नेता को करेगा, दल को करेगा, तो हमें जवाब देना पड़ेगा। लेकिन अनिल दुबे जी, एक डिबेट बताओ जिसमें अनिला सिंह रही हो और आप रहे हो, और उन्होंने बिना पूछे, मतलब मैं आरएलडी पे सवाल भी नहीं करता था, जबरदस्ती आप पर अटैक होता था। नहीं, अटैक आप कैसे भूल गए वो दिन? हमने कहा ना कि हम किसान के थे, हैं और रहेंगे। हम किसान के मुद्दे को लेकर के जा रहे हैं, हम किसानों के लिए कुछ करना चाहते हैं, हम इस उत्तर प्रदेश में किसानों को खुशहाल बनाना चाहते हैं। तो क्या हम उसकी बात कर रहे हैं। क्या सपा, एक सेकंड, क्या सपा वाले क्या दुबे जी, क्या सुनील साजन की पार्टी किसान विरोधी थी जिनके साथ इतनी दोस्ती किए थे? देखिए, हमारे नेता ने क्या कहा कि हमने अचानक फैसला लिया। क्यों लिया? कोई कारण रहा होगा ना? कारण यही है, क्या है कि हम किसानों के लिए कुछ करना चाहते हैं। हम किसानों क्या के लिए करना चाहते हो जो सपा वाले नहीं करने दे रहे थे? किसानों को खुशहाल बनाना चाहते हैं। वो रोक रहे थे? नहीं, वो रोक रहे थे? नहीं, हम उनकी बात यहाँ पे कहां से हो रही है? ये कहो कि सत्ता में जाना चाह रहे थे ना, ये कहो कि सत्ता में जाना चाह रहे थे। नहीं, सत्ता की बात तो अलग है,
सत्ता में जाने की बात तो अभी घोषणा होनी है। अभी तो हमने उनका स्वागत किया और ये फैसला किया कि हम यहाँ पे ये जा रहे हैं। पार्टी अभी में तो एकता घोषणा है, होनी कोई बची है। टूट तो नहीं हुई पार्टी? नहीं, पार्टी में हमारी टूट, पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, पूरे उत्तर प्रदेश में दिवाली मनाई गई है। पूरे उत्तर प्रदेश में दिवाली मनाई गई है। कब भैया? महिलाओं ने एक ढोल सेकंड, मजीरे अरे, बजाए। आपका तो चैनल बड़ा लोकप्रिय चैनल है। कहाँ? आप पूरा उत्तर प्रदेश से मंगा लीजिए। चौधरी मेरे- साहब को जब भारत रत्न मिला, हाँ, मैं पूरे उनका उत्तर आदर प्रदेश करता हूं। में, पूरे देश में किसानों के घर दिए जले हैं। पूरे देश में ये खुशहाली आई है। तो इंसाफ मिल गया ना आपको? नहीं, इंसाफ मिल गया तो हम कहाँ कह रहे हैं कि हम अगर अच्छा तो करना उनके चाहते में तो इसमें तो सुनील साजन में क्या कमी थी ऐसी, वो कमी बताओ। अब हम उनके साथ इतने दिन रहे हैं, हम एक साथ दोनों लोगों ने काम किया, अब हम उनको कमी की बात क्यों कर रहे हैं? हम अच्छे की बात करो ना, गिलास को भरे से कहो या कह दो मतलब मेरा नजरिया ही खराब, कह दो आधा खाली है। मेरा नजरिया खराब है। नहीं, अब आप बड़े श्रेष्ठ ये- हैं, सवाल पूछ के पाप कर दिया। चाहे कहिए आधा भरा है या आधा खाली है, मैं तो इसको कह रहा हूं भरा है आधा। ना मैं आधा खाली कहूंगा ना अब आधा आप इसको भरा। आधा खाली कह रहे हो। मैं ट्रूथफुल हूँ, सही बात बोलूंगा। नहीं, आपको खराब लगे या नहीं, बुरी, हम भी सही एक राज्यसभा की सीट लेकर निकल नहीं, गए, नहीं, अब यहाँ उनको बात- अंगूठा दिखा रहे हो। यहाँ किसी सीट की और उसकी बात एक नहीं। सीट राज्यसभा यहाँ की लेकर मुद्दों निकल की बात गए। है। यहाँ किसानों क्या के था हित आपके की पास बात 9 है। सीट छोड़ 10 के? वर्ष 9 तक विधायक की पार्टी। आप बताइए इतने दिनों तक जो हाँ? है चौधरी क्यों? साहब को भारत रत्न क्यों कितने नहीं थे? दिया गया? और क्या ले गए? नहीं, 9 है। 38 विधायक की नहीं, राज्यसभा ले 9 गए? उत्तर प्रदेश में कितनी है, ले एक गए? राजस्थान में है। कितने विधायक वाली? 8 38 वाली? हाँ क्या ले गए? 9 विधायक हैं और ले क्या गए? 30 राज्यसभा। राज्यसभा। देख रहे हो, कबूल नहीं त्रिपाठी। जो सत्यता है वो सत्यता है भाई, जो सत्यता है वो है। नहीं, ये तो मानना पड़ेगा, स्वीकार यहाँ- करना यहाँ पे पड़ेगा। सारे- नहीं, त्रिपाठी राज- बोल रहा है। देखिए, राजनीति में स्वीकार करना पड़ेगा, जो सत्यता है वो आप सत्यता है। आप तो बहुत विद्वान पत्रकार हैं। आप ये बताइए कि क्या कहा त्रिपाठी जी ने? नहीं, त्रिपाठी जी क्या कह रहे हैं उसकी विषय पे आप नौ- अपने पे स्टैंड नौ- करिए ना। नौ- हम और आप बात करने पहले हम ही आप कर लेना। आप ये अच्छा, मैं बताइए सुनील साजन कि- राजेश जी, कि रुक जा, इतने दिनों तक भारत सत्यता रत्न को क्यों नहीं सबको दिया गया? स्वीकार करना पड़ेगा। सत्यता सबको स्वीकार करनी पड़ेगी। 9 थे, 38 वाला मान ले गए। मान लेंगे। देखो खुल के कह रहे हैं जेडी। नहीं, 9 का भी मैं तो गया ठीक सुनील होगा। साजन को। नहीं, 9 का भी तो वोट होता है क्या? उसका वोट नहीं होता क्या? तीस- वो भी तो वोट है। अच्छा रुक जाओ, सुनील साजन को बुला लेते हो, खुद ही क्लैरिटी। नहीं, ये तो चले गए भाई सुनील जी। अब जी ब्रजेश जी, ये तो चले गए। देखिए अनिल दुबे जी और आदरणीय जयंत चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, हमारी शुभकामनाएं। और भारतीय जनता पार्टी ने चौधरी साहब को भारत रत्न दिया, नरसिम्हा राव जी को दिया, कर्पूरी ठाकुर जी को दिया, तो ये अच्छी बात है। उसकी प्रशंसा हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने भी की। लेकिन ब्रजेश जी, जो अनिला जी की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जैसे हम लोगों में पूजा की 2 पद्धति होती है, एक आचरण की पूजा होती है, एक उच्चारण की पूजा होती है। तो बीजेपी वाले लोग आचरण की पूजा नहीं करते, उच्चारण की पूजा करते हैं। भगवान राम के भी उच्चारण की पूजा करते हैं, आचरण की नहीं करते। अगर आचरण की पूजा कर रहे होते तो अभी अनिल जी बोल रहे थे हमारा सपना पूरा हुआ। सपना तो हम लोगों का भी पूरा हुआ, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी ने अपनी राजनीतिक विरासत का उत्तराधिकारी नेताजी को बनाया था, और नेताजी ने चौधरी साहब की परंपरा को, आंदोलन को और उस विचारधारा को बहुत ऊंचाई तक लेकर के गए। अब उसको माननीय अखिलेश यादव जी लेकर के जा रहे हैं। लेकिन क्या बीजेपी के से सवाल पूछ पाएंगे अनिल जी? क्योंकि अनिल जी बहुत ईमानदार, निष्ठावान, बहुत बुद्धिजीवी हैं। हमें अच्छा लगता कि अगर बीजेपी आय दोगुनी कर देती किसानों की, आप चले जाते। बीजेपी दिल्ली बॉर्डर पर कील और भाला न लगा करके सम्मानित किसानों के लिए अगर फूल बरसा देती तो आप चले जाते। एमएसपी आप लागू करा करके आप चले जाते। लेकिन आदरणीय जयंत चौधरी जी ने लाठी खाई, अपमान झेला, किसानों की शहादत हुई, आय दोगुनी हुई नहीं, किसान उत्तर प्रदेश में बर्बाद हो रहा। उसके बावजूद भी आपकी पार्टी, आपके नेता हैं, उन्होंने फैसला लिया। जयंत अनिल जी चौधरी ने का स्वीकार किया स्टेटमेंट कि आपने जल्दबाजी सुना में होगा। फैसला लिया गया है।
अब जल्दबाजी वाला फैसला ब्रजेश जी। जी ये साबित करता है, इसका मतलब जल्दबाजी बिना सोचे समझे अचानक किसी कारणों से लिया गया होगा। किस कारणों से? कारणों में व्हाट डू यू मीन किसी कारण से? कौन से कारण समाजवादी से? पार्टी नहीं, कारण का मतलब है कि अनिल जी ने इस बात को स्वीकार किया कि हम 10 साल से समाजवादी पार्टी के गठबंधन में हैं। हाँ। हमारे नेता ने अचानक फैसला ले लिया, तो अचानक का मतलब है समाजवादी पार्टी से तकलीफ नहीं रही होगी। अभी आपने जो सवाल किया राज्यसभा का, हम आपके कार्यक्रम में इस बात को कह सकते हैं और जो निष्पक्ष लोग होंगे उस बात को स्वीकार करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी जिससे भी गठबंधन करते हैं बड़े मन से, बड़े दिल से, आदरणीय जयंत चौधरी जी से किया हो, आदरणीय मायावती जी से किया हो, या आदरणीय जयंत चौधरी का एक स्टेटमेंट है, हम लोगों ने जयंत चौधरी का एक स्टेटमेंट कभी निराश नहीं किया, कभी उन पर कोई ताकत के साथ कोई फोर्स नहीं किया कि आपको ये मानना है, हम उनके साथ खड़े नजर। एक सवाल, एक जयंत चौधरी का एक स्टेटमेंट आया है, जो कहा उसे भूल जाओ, विपक्ष में रहा था तब कहा था, जी जी आप भूल जाइए। नहीं, ठीक बात है, आदरणीय जयंत चौधरी जी का ये बयान हम स्वीकार कर लें, लेकिन हम चौधरी साहब की विरासत नहीं भूल सकते, हम किसान नहीं भूल सकते, हम पिछड़े और दलितों का आरक्षण छीना जा रहा है, इस बात पहला राउंड है, आप ऐसी व्यग्रता क्यों हो रही है? आप बोलने दो, आपको डिस्टर्ब नहीं किया जा रहे हैं, इस बात को नहीं स्वीकार कर सकते हैं जी। ऑलराइट, शुक्रिया, हमारे साथ बने रहिएगा, डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ उत्तर प्रदेश में होंगे जी, हम विचारधारा से समझौता नहीं कर सकते। इन्होंने कर लिया क्या सर? नहीं, उनका मुझे नहीं मालूम, हम अपनी बात कर रहे हैं, अपनी पार्टी की, अपने नेता की कर रहे हैं। ठीक बात है। मैं यूपी कांग्रेस के भाजपा से लड़ रहे थे, भाजपा से लड़ रहे हैं और भाजपा को समाजवादी पार्टी हराएगी। मनीष सिंधवी हमारे साथ मौजूद हैं। जैसे जैसे राहुल गांधी का काफिला बढ़ रहा है, आपके गठबंधन में फूट, टकराव और बिखराव दिख रहा है। आज बिहार के असेंबली में क्या हुआ देखा आपने? उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, इस पे नजर है आपकी? मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल को, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। इसका मतलब कारवां जैसे जैसे बढ़ रहा है। भाई साहब यहाँ कारवां लूट ले। मैं अपनी बात पूरी कर दूं। प्लीज गो। कारवां यहाँ सिर्फ एक है, वो है जनता का, वो है लोगों का, जो सड़क पर लोग आपके साथ हैं। हम जितने लोग बैठे हैं सब सियासी दल हैं और सबको अंत में जाकर जनता की अदालत में जाना है। राहुल गांधी का कारवां जैसे जैसे बढ़ रहा है और भीड़ की तादाद जैसे जैसे उसमें बढ़ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं भाजपा में बेचैनी है और घबराहट है, और वो सारे अपने हथकंडे लगाकर इंडिया ब्लॉक को तोड़ने की कोशिश ये सब पोलो ले जा रहे हैं। जब इतनी भीड़ आ रही थी, भाग क्यों रहे हैं सब? कहीं ना कहीं घबराहट तो है ना। ये घबराए कि बीजेपी घबराई? दोनों लोग घबराए हैं। तो जिसके साथ जनता, उससे क्या घबराना, उससे तो चिपकना चाहिए। नहीं, घबराहट इस बात की है कि कहीं हमारा भी बेस तो नहीं खिसक रहा है। मैं बहुत आदर के साथ एक बात, आपका बढ़ रहा है, जाहिर सी बात है। अगर हमारा बढ़ नहीं रहा है तो भाजपा में घबराहट किस बात की? आप क्यों यात्रा रोकने की कोशिश कर रहे हैं? आप क्यों हमारे एलाइज जो हम लोग हमारे साथ जुड़े थे? मैं एक बार पिछली बार भी कह गया था और फिर कह रहा हूं, बात विचारधारा की थी, एक सोच के साथ ही लड़ाई शुरू हुई। यूपीए तो था ही ना, इंडिया की जरूरत क्या थी भाई? उनका एनडीए था, हमारे पास यूपीए था। इंडिया की जरूरत क्या थी? इंडिया की जरूरत सिर्फ इतनी थी कि नहीं, इसमें और भी दलों को जोड़ा जाए और इस वक्त भारत पर जिस तरह के संकट के बादल हैं उससे लड़ा जाए। तो जो भाग रहे हैं वो ये तय करें, इसका मतलब जो उस वक्त उस विचारधारा से सहमत थे और आज सहमत नहीं है, तो ये उनको तय करना है। कोई कमी तो आपके भीतर है कि आपके दोस्त आपको छोड़ के जा रहे हैं और आप आत्मावलोकन के लिए तैयार नहीं। नहीं, ये आप अपनी डायग्नोस्टिक मतलब लैब में जा नहीं रहे हो, आप अपना सैंपल दो, चेक कराओ। तो हम एक बात कह देते हैं, अभी बात क्लियर हो जाएगी। आदरणीय अनिल दुबे जी ने कहा कि हम किसानों के हितों के रक्षक हैं और हमेशा उनके साथ हैं। यही तो कहा भाई साहब आपने। हाँ। आज किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठा हुआ है, कीलें और पुलिस लगाकर और बैरियर लगाकर उसको रोका जा रहा है। किसके खिलाफ? मोदी सरकार के खिलाफ। और आप उन्हीं के तो साथ जाकर मिल गए। तो आप कैसे किसानों के साथ हैं? कैसे उनके शुभचिंतक हैं? जब किसान, अरे तो भैया लाठी खाएं, फिर कब तक बाहर हैं? क्यों? दोनों बात नहीं हो सकती है, दोनों बात नहीं हो सकती, दोनों बात नहीं हो सकती है। इसका मतलब कहीं ना, इसका मतलब कहीं आपने काफी ट्रेनिंग दी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अपनी विचारधारा से पीछे हट रहे हैं। तो अगर आप विचारधारा से पीछे हट रहे हैं और आप जा रहे हैं तो ठीक है, फिर क्या किया जा सकता है। ऑलराइट, मेरे साथ प्रोफेसर के त्रिपाठी और बिहार के जाने माने पत्रकार और यूट्यूबर मनीष कश्यप जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत। त्रिपाठी जी जेडीयू के हैं,
नीतीश कुमार की पार्टी की बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत है। त्रिपाठी जी स्वागत। तो फाइनली 9वीं बार विश्वास मत प्राप्त कर लिया, कैसे कर पाते हैं आप लोग ऐसा? मतलब क्या फार्मूला है आपके पास? देखिए ब्रजेश जी, बहुत पहले डॉक्टर लोहिया ने कहा था, अपनी विचारधारा में उन्होंने कहा था कि जो रोटी होती है गांव को समझाने के लिए, गांव गिराव किसान को समझाने के लिए, उसको पलटते रहिएगा। मतलब हाँ, कैसे? उसको बदलते रहिएगा, पलटते रहिएगा। अच्छा, जैसे रोटी सेकी जाती है, पलटते रहिएगा। तो ये मतलब हमारी आपकी विचारधारा- रोटी, मतलब जो आपका विचारधारा है उसको पलटना चाहिए आप। जब नहीं सत्ता को देखिए ब्रजेश जी, बिल्कुल आप स्पष्ट बोलूंगा, सत्ता जो हमारे साथ, हम वैचारिक रूप से तो वही हैं जहां आरजेडी खड़ी है या जहां पे लोकदल है। माननीय नीतीश कुमार की राजनीति लोकदल से ही शुरू हुई है। पहले सारे लोग लोकदल में थे, केसी त्यागी थे, माननीय सारे लोग लोकदल के थे। तो किसानों की राजनीति जो देश में चली है उसके सब अंग रहे हैं, और उसी के साथ ही साथ जो बिहार में घटनाएं घटी हैं, नीतीश कुमार एक बेदाग छवि हैं, और नीतीश कुमार के बगैर बिहार में कोई सरकार बन नहीं सकती। ब्रजेश जी, इसको मान के रखना पड़ेगा। नहीं, मैं तो खुद कह रहा हूँ कोई मैग्नेट या अलादीन का कुछ आइटम लगा है ब्रजेश जी। 2005 जब घिसते हो सत्ता निकलती। ब्रजेश जी, 2005 के पहले मैं आपको ले जाना चाहता हूँ बिहार में। इतना पीछे मत ले जाओ, आगे बढ़ते हैं। बिहार में जंगल का राज था, उस जंगल राज से मुक्ति दिलाने का काम जॉर्ज फर्नांडीज। तो ये कौन सी ढिठाई थी कि जिनके ऊपर जंगल राज का आरोप लगा रहे हो, उनके साथ रात के अंधेरे में बीजेपी की सरकार गिरा के खुद उनका दामन पकड़ के उनको अपना बेटा बताते थे? 10 बयान ऐसे होंगे जिसमें नीतीश कुमार ने तेजस्वी को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। ये कौन सी नैतिकता की बात कर रहे हो त्रिपाठी जी? ब्रजेश जी, मैं आपकी नैतिकता की बात बता रहा हूँ। मुझे आपके चैनल पे कहने में कोई गुरेज नहीं है। जब हमारी पार्टी के ऊपर खतरा आ गया था, किनसे? भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी हमारे दल को नुकसान पहुंचा रही थी। चिराग पासवान को एक टारगेट दे करके कि जेडीयू के खिलाफ जितने भी चुनाव हुए वहां पे पिछले विधानसभा चुनाव में हमारे साथ ही खड़ा कर दिया। तो हमारी सीटें निश्चित रूप से कम आ गई थी। तो और जिससे हमें आपको इसकी चिंता थी, जिससे आपको खतरा। एक सेकंड रुक जाओ, रुको दुबे जी, बदला मत लो इनसे। ये बदला लेने आए नहीं, बदला काहे को लेंगे? जो बात आपने इनके ऊपर कमेंट किया था तो तुरंत आए बदला लेने। हाँ, क्या पूछ रहे थे? पूछो। नहीं, पूछ लो नेता से बात आपको बेचैनी पूछ लो। नहीं, जो सत्यता है कि बीजेपी से खतरा था, साथ छोड़ दिए, बिल्कुल निश्चित। और आप बीजेपी के साथ चले गए हो। बीजेपी के साथ हम खतरा नहीं है। हमारा जो गठबंधन था, जो हम उसके एलाइज बहुत पहले से 96 से हैं, और लगभग 17 वर्षों तक हमारा गठबंधन रहा, चाहे वो केंद्र की सरकार में रहे हो, चाहे आपके बिहार की सरकार में रहे हो। तो नीतीश कुमार ने लगभग गठबंधन धर्म को निभाया, और गठबंधन धर्म के कारण ही आज बिहार विकास के पायदान पे खड़ा है। चाहे महिलाओं का आरक्षण हो, चाहे अति दलित का सवाल हो, चाहे अति पिछड़ों का सवाल हो, चाहे सामाजिक न्याय की बात हो, ये सारे मुद्दे। सब बात आपकी मानने। ये जिनसे खतरा था आप तो उन्हीं के घर के भीतर चले गए। अब कैसे बचोगे? आपने जब शुरुआत की थी ब्रजेश जी, नौकरी पे काहे खतरा डाल रहे हो? मेरी नौकरी कोई खतरा नहीं, मेरी नौकरी कोई खतरा नहीं। देखिए ब्रजेश जी, परमानेंट ना तो कोई दोस्त होता है राजनीति में, आपने पहले अपने उसमें कहा, शुरुआत ही की उससे, ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है। सर, आप प्रोफेसर आदमी, हम तो आपसे सीखते हैं। परिस्थितियां बनाती नहीं ब्रजेश जी, आपने स्पष्ट कहा, उसको स्वीकार करना चाहिए। हर राजनीतिक दल को स्वीकार करना चाहिए। हम कर रहे हैं, इनको बताओ। बिल्कुल करना चाहिए, ये कमेंट कर, बिल्कुल करना चाहिए। और ऐसे शब्दों, चूंकि आप भी जनता की सेवा कर रहे हैं, हम भी जनता की सेवा कर रहे हैं। आप कोई खतरा नहीं बीजेपी से? अब कोई खतरा है ही नहीं। अब हम कहीं जाएंगे ही नहीं। हमारे नेता ने कहा कि हम कहीं नहीं जाएंगे। ये तो अंडर थ्रेट हो लग रहा है। नहीं, तभी तो कह रहे हो नहीं भैया आप कहीं नहीं जाएंगे, आप ही के दरवाजे बैठे रहेंगे, हमें ना परेशान कर। देखिए, हमारा उनका स्वाभाविक गठबंधन है, उसमें हमारी कहीं दरार। ठीक, मनीष कश्यप को मैं आमंत्रित करता हूं। आप सबकी बात सुनाने के बाद मैं मनीष के पास चलता हूं। मनीष बिहार के राजनीतिक और सामाजिक मसलों पर बड़ा सक्रिय रहते हैं। मनीष, आपका बहुत स्वागत है। तो फाइनली ये राजनीतिक चमत्कार ही तो कहेंगे कि एक व्यक्ति 9 बार और एक टर्म में 3 बार शपथ ले ले और विश्वास मत सदन में हासिल कर ले। ऐसा करिश्मा नीतीश कुमार कैसे कर पाते हैं? और दूसरा, क्या बात है जो उनको समर्थन देने के लिए आज भी तेजस्वी यादव की बातें सुनकर मुझे लगा कि वो अगर कल मांग ले नीतीश कुमार तो ये आज इसी घंटे समर्थन दे देंगे। बीजेपी भी बेचैन है कि नीतीश कुमार बन जाए। कोई तो बात है बंदे में। देखिए, वो आदरणीय है और उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, बस इतना ही कहूंगा
कि पिछले कुछ सालों में बिहार के जनता के लिए कुछ नहीं हुआ, सिर्फ सत्ता परिवर्तन हुआ। अब बारी है, कुछ समय बचा हुआ है। विधानसभा 2025 में होने वाला है, नवंबर महीना में होता है यहाँ पे चुनाव, और लोकसभा का चुनाव जो है वो सर पे है। तो कुछ ऐसा करे ताकि बिहार के लोग कहे कि सत्ता परिवर्तन हुआ तो बिहार का हालात भी परिवर्तन हुआ। कुछ गुंडे लोग जो है, आज मैं जब बिहार विधानसभा के गेट पे था और तिरंगा लेके जो है, और मैं जीत का जश्न मना रहा था, क्योंकि मैंने भी कहा था कि जिन लोगों ने मेरे घर का कुर्की किया था उन लोगों का घर का कुर्की भगवान करे। तो कुछ गुंडे जो है तिरंगा के साथ छीन छान किए और कुछ उल्टा सीधा बोले। तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि ये गुंडे मवालियों को जो है नीतीश कुमार जी ठीक करे और बिहार को सही रास्ते पे लेके आए और बिहार को आगे बढ़ाए, और बिहार में पलायन जो सबसे बड़ी समस्या है उसको ठीक करे। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जब इतना सत्ता परिवर्तन और राजनीति में विचारों की रोटी को अलटने पलटने की दिन भर बात होती है, बिहार के लोग क्या सोचते हैं जब वो मैंडेट किसी को देते हैं, सरकार कोई बनती है, गिरती इन सब किसी चीजों की के है। बीच में अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दोषी तो हम ही लोग हैं ना। क्लियर मैंडेट किसी पार्टी एक पार्टी को नहीं देते हैं। अगर क्लियर किसी एक पार्टी को चुनेंगे और जातिवाद से ऊपर उठ के चुनेंगे, हम अपने शिक्षा के लिए बाहर जाते हैं, स्वास्थ्य के लिए बाहर जाते हैं, रोजगार के लिए बाहर जाते हैं, और मरने के लिए भी बिहार से बाहर ही जाते हैं। अंतिम घड़ी यह रहता है, बिहार के सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं होता तो बाहर के एम्स में और दूसरे अस्पतालों में जाना पड़ता है। तो जब बिहार में आते हैं तो वोट करने से पहले क्यों नहीं सोचते हैं? अगर सही नेता को सही तरीके से, सही पार्टी को सही तरीके से और क्लियर अगर मैंडेट दे तो शायद जो ये सत्ता परिवर्तन बार बार नहीं होगा। और ये जो बात कहा जा रहा है कि रोटी जो है बार बार पलटना चाहिए नहीं तो जल जाता है, तो 2005 से 2024 तक तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के कुर्सी पे हैं, तो फिर उसको क्यों नहीं पलटा गया? तो बहुत सारी चीजें जो है, प्रवक्ता जो भी है आदरणीय है, उन लोगों को ये सारी बातें नहीं बोलनी चाहिए, बस बिहार के विकास पे चर्चा करना चाहिए। और आज मतलब कि उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, 9 बार जो है उन्होंने मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण के साथ साथ मतलब कि जनादेश भी पा लिया। तो अब कुछ ऐसा रिकॉर्ड बनाए ताकि जो है इतिहास के पन्ने में नीतीश कुमार जी का नाम दर्ज हो जाए और बिहार आगे बढ़े। 2005 से 10 तक का आप क्या मानते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम से बिहारियों को क्या हासिल हुआ? अब बिहारियों को बदनामी हासिल हुआ। लोग कहेंगे, बाहर के पूरे देश के चैनलों में ये कहा जा रहा है कि बिहार का सरकार कभी भी पलट जाती है, कभी भी पलट जाती है, बिहार का सरकार कभी भी गिर जाती है, किसी की भी सरकार बन जाती है। बिहार के विधायकों का अपहरण हुआ, बहुत सारे विधायकों ने केस किया है कि हमारा अपहरण हो गया। विधानसभा में कैसे कटाक्ष होते हैं, कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है, आप सभी ने देखा है। तो इन सब चीजों के बीच में जो है बिहारी अपमानित महसूस करते हैं और बिहारी बाहर जाते हैं तो उन लोगों के साथ बदतमीजी होती है। क्यों? क्योंकि उन लोगों को पता है, बाहर के लोगों को पता है कि अरे ये बिहारी है, यहाँ के सरकार कुछ करने वाला है नहीं, तो इनके साथ। अभी ऑटो रिक्शा वाला एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बहुत सारे लोग जो है बिहारी को, हाँ बिहारी को जो है कुछ उल्टा सीधा बोल रहे थे। हैदराबाद जो तेलंगाना में है, वहां के मुख्यमंत्री ने बोला था बिहारी डीएनए, तेलंगाना डीएनए इज फार बेटर देन बिहार डीएनए। और वहीं पे कांग्रेस के विधायक, बिहारी विधायक, कांग्रेस के बिहारी विधायक जो है हैदराबाद में जाके तेलंगाना के मुख्यमंत्री के साथ जो है बिरयानी खा रहे थे। जरा सोचिए, तो ये खुद यहाँ के नेता जो है, बिहार के नेता जो है ना, वो बिहार को अपमानित कर रहे हैं। तो मनीष जी हमारे साथ जुड़े रहिएगा, डिबेट को एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। वीरेंद्र सिंह जी भी हमारे स्टेट हेड कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी आपका स्वागत है। ये बिहार से उत्तर प्रदेश तक मैं देख रहा हूँ हर तरफ खेला ही खेला हो रहा है, कितना खेला होगा भाई? देखिए, सियासत में जो नैतिकता थी उसका तो कोई मोल रहा नहीं, अब पूरी तरह से पतन है। अवसरवादी लोगों का सियासत एक कहा जाए, हर दल में ऐसे लोग हैं और एक माहौल बन गया है कि जिसको जहां बेहतर मिले वहां रहो, सत्ता मिले सत्ता के साथ रहो। छोटे दलों की अपनी मजबूरियां भी होती हैं और इंडिया गठबंधन जो बना था वो अब बिखर चुका है। खाली उत्तर प्रदेश में ले दे के अखिलेश यादव उनके साथ अभी तक हैं, वही उनकी अंतिम उम्मीद है इंडिया गठबंधन की, बाकी सारे लोग चले गए। आज लोग उम्मीद कर रहे थे कि नीतीश कुमार के बिहार में कोई बड़ा उलटफेर हो जाएगा, लेकिन उनकी सरकार ने बहुमत हासिल कर लिया। ये जो गठबंधन और बहुमत हासिल हुआ है, ये लोकसभा चुनाव में कितना फायदेमंद होगा या हानिकारक होगा,
ये परिणाम बताएंगे। लेकिन जानकार ये मानते हैं कि नीतीश कुमार के बार बार पलटने से बीजेपी को भले न नुकसान हो, लेकिन उनको इस बार काफ़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है। आज दिल्ली के एक बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने फेसबुक पर अपने लिखा है कि जब नीतीश कुमार बोल रहे थे तो उनके विधायक भी काफ़ी डरे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि एक थका हुआ कमांडर ये मानने को तैयार नहीं है कि उसकी सेना हार चुकी है। वो अपने बचे खुचे लश्कर के साथ कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, और ये जानते हुए कि दोनों तरफ उसको कमजोरी मिलनी है, हार होनी है। उसके आसपास के लोग उसको जीत का एहसास दिलाते हैं, पर अब वो विश्वास उसके चेहरे पर नहीं बचा है। वो जो सम्मान स्वाभिमान की एक झलक थी, वो आज नीतीश कुमार के विधानसभा में बोलने पर नहीं दिखी। जी, वो बोल रहे थे, लेकिन उनकी तरफ बैठे हुए साथी सहमे हुए थे, पता नहीं क्या बोल जाएं। दूसरी ओर आप आइए, जब उत्तर प्रदेश में तो जयंत चौधरी कोई भी लोकसभा सीट नहीं जीते थे, लेकिन जाट उनको पश्चिम में अपना बड़ा नेता मानता था। जाट ये मानता था कि अजीत सिंह के साथ इंसाफ नहीं हुआ और जयंत चौधरी के साथ खड़े रहना है, और वो एक समाजवादी पार्टी के साथ एक बड़ी ताकत के तौर पर थे। उनके जाने से निश्चित ही ये बड़ा नुकसान पश्चिम में हुआ विपक्ष का, और बीजेपी को बहुत राहत मिली। हालांकि जयंत ने भी राजनीति के झंझट छोड़ के अपना सुनहरा भविष्य चुना कि रोज कौन लाठी और लठ और ट्रैक्टर और खेती बाड़ी की चीज़ में उलझाए। तो दूसरी ओर एक बात कहने वाले कहते हैं कि अब जयंत जहाँ थे वहाँ वो सेचुरेशन पॉइंट पे पहुँच गए थे, वहाँ उनको बहुत कुछ भविष्य में मिलता नहीं। राज्यसभा भी आ गई है, विधान परिषद भी आ गया है, और अगर मान लो लोकसभा में एक दो सांसद जीत भी जाते हैं तो करते क्या विपक्ष में। तो बीजेपी में उनको मंत्री पद मिल सकता है, दोनों जगह मिल सकता है, सम्मान भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए उन्होंने शायद ये रास्ता चुना हुआ है। जी वीरेंद्र जी, धक्का पलेट गाड़ी में थोड़ी जान आ गई है और उत्साह भी बढ़ गया है। तो बीजेपी के लिए मैदान साफ हुआ है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और जयंत चौधरी और नीतीश कुमार ने आकर भाजपा के उस मनोबल को बढ़ाया है जो कर्नाटक में हार के बाद पूरे देश में इस बात की चर्चा होने लगी थी कि बीजेपी कमजोर हो जा रही है। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने अपना टेम्पो बना लिया और सारी आशंकाओं को फेल कर दिया है। बीजेपी एक चीज और बहुत पहले आभास कर गई थी कि जो 5 राज्यों में चुनाव हुए वो जीती, तो 3 बड़े राज्यों में सरकार बना लिया, लेकिन उसने देखा कि वोट कांग्रेस को बहुत मिले हैं, 4 करोड़ के लगभग। तो ये खतरा लोकसभा चुनाव में आगे बनेगा, और उससे पहले कांग्रेस में तोड़फोड़, विभिन्न पार्टियों में भी मेल जोल का सिलसिला बढ़ाकर उन्होंने ये मामला अपने पाले में कर लिया है। जी, अब आज लोग चाहे दल बदलू कहें, चाहे जो कहें, रोज भाई जब आदमी को कितने दिन आखिर वनवास झेला है, तो आज परेशान तो हो गए हमारे दुबे जी। भैया 2014 से बाहर है सत्ता के, कितने दिन रहे हैं? बिल्कुल, राजनीति में देखिए कोई किसी का यार तो होता नहीं है, और जज्बातों का, नैतिकता का कोई व्यापार तो चल नहीं रहा है। और सियासत में गिरने के बहुत फायदे भी हैं। इससे ना आपको मोच लगती है, ना आपकी हड्डी टूटती है, ना चोट लगती है। वाह, तो कोई फ्रैक्चर भी नहीं होता। वाह, तो पार्टी भी नोट कर रहे हैं। इसलिए पतन होना, गिरना, ये सब बहुत सामान्य चीज है, और इसका हर समय में इस्तेमाल हुआ है, और आनंद लीजिए। जी वीरेंद्र जी, तो कंक्लूड करें। सुनिएगा कि मत परवाह कर उनकी जो आज देते हैं ताना, और झुका देंगे ये सर जब आएगा तेरा जमाना। और लहरें बन जाएं तूफान, कश्ती का काम है बहना, और कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। वाह वाह
वाह वीरेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट और ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए। अनिला सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। अनिला जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी पार्टी अपनी क्षमता, अपनी राजनीतिक ताकत, अपने नेता के दम पर पूरे देश भर में चुनाव लड़ रही थी, लेकिन मैं देख रहा हूं कि हर राज्य में या तो आप सहयोगी तलाश रहे हैं और या तो फिर कांग्रेस या दूसरे दलों के लोगों को तोड़कर अपने यहाँ ला रहे हैं। कोई दिक्कत है आपको अकेले जाने में? एक अंग्रेजी की कहावत है, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। हम राजनीति कर रहे हैं और सत्ता में रहने के लिए राजनीति कर रहे हैं। सत्ता में रहेंगे तो हम गवर्नेंस दे सकते हैं, भारत राष्ट्र या प्रदेश के लिए कुछ कर सकते हैं। तो यहां पर अगर आप सोचे कि भाई वो तोड़ के आप भारतीय जनता पार्टी में कैसे आ गया, अरे भाई वो भारतीय जनता पार्टी में आने की इच्छा रख रहे हैं, तभी तो हमारे परिवार के साथ जुड़ रहे हैं। कनपटी पे बंदूक रख के तो हम किसी को नहीं ज्वाइन करवा रहे भाई। तो ये कहना बहुत गलत है कि भारतीय जनता पार्टी जो है तोड़कर अपनी तरफ ले आती है। अरे रुक बिल्कुल गलत है। बोलने दो, वो किसी के बीच नहीं बोलती हैं, आप बोलने दीजिए जी। गो अहेड, बोलिए। हाँ, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर किसी व्यक्ति को, यानी किसी नेता को, किसी राजनीतिक दल को ये समझ में आ जाता है, आप बोलिए जी, ये समझ में आ जाता है कि नहीं, इस परिवार से जुड़कर हम राष्ट्र के लिए कुछ कर सकते हैं, समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, तो वो हमारे परिवार के साथ जुड़ जाते हैं। आप देखिए कि आप अपनी जीती हुई सीटें, अपने जीते हुए इलाके अब जयंत चौधरी को सौंपने जा रही हैं। फिर ये एक बार अगर आप अपने इलाके में कब्जा कर लिए तो आप इनसे छुड़ा कहाँ पाएंगी फिर? और जीती हुई जमीन दे रही है अपनी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपने एनडीए परिवार से किसी का भी साथ छोड़ने का हमने आज तक भी कोई उदाहरण स्थापित नहीं किया है। अगर कोई एनडीए का परिवार छोड़ के जाता है तो अपनी स्वयं की इच्छा से जाता है। बीजेपी कभी भी इस तरीके की सर्कमस्टेंसेस नहीं बनाती कि आप हमारे परिवार को छोड़कर जाओ। और जब ये हमारे परिवार के साथ जुड़े हुए हैं तो हमारी शक्ति है। तो इनके साथ सीट बंटवारा वगैरह सब आपका फाइनल हो गया? बात तो एक ही है ना, सीट बंटवारा वगैरह फाइनल हो गया? अब आपको ज्यादा पता होगा। मैं तो दुबे जी को बैठाया हूँ कि कुछ तो कबूलें। पर मैं एक चीज जानती हूँ, अभी आप यार की बात कर रहे थे तो मैं राजनीति में यही कहती हूँ कि रार और यार कब अल्टू बल्टू हो जाए पता नहीं चलता है। रार मतलब लड़ाई, वही पलट के भाई यार बन जाते हैं, दोस्ती हो जाती है। राजनीति है ब्रजेश, वो तो मैं देख ही रहा हूँ, मैं तो खुद आपसे सीख रहा हूँ क्या क्या। जब मैं नहीं भी सवाल करता था तो भी दुबे जी पे बेचारे पे, शरीफ आदमी दुबे जी, सीधे आदमी, एक तो ये डांट खाते थे बेचारे। और आज देखिए पहले से ही भाई घोषित हैं। अरे अनिल जी तो पूछे हमारे रिश्ते कितने, मैं क्यों याद दिलाऊं कि आप लोग क्या कर रहे हैं? इतना इनको हम लोग पहले से हैं, कोई दल से थोड़ी है, तो उनका हमारा है व्यक्तिगत रिश्ता है। तो हम ही लोग को मूर्ख बनाए थे और दर्शन के पारिवारिक रिश्ते हैं। यहाँ झूठी लड़ाई लड़ते थे, इसका नहीं, दल की लड़ाई हो रही है। नहीं मतलब मुद्दों पर लड़ते थे तो वो झूठा हुआ करता था। हमारे उनके परिवार के नहीं उन्होंने स्वीकार किया, हम भी स्वीकार कर रहे हैं, हमारे उनके परिवार के रिश्ते हैं। तो सीट वगैरह बटी पूछ रही है कि वो अलग विषय, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का विषय है, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का अधिकार है। कई विधायक नहीं, कोई विधायक नहीं, ना कोई विधायक, ना कोई कार्यकर्ता, ना कोई पदाधिकारी, सब जैन जी के साथ हैं। उसमें कहीं कुछ नहीं, पार्टी ने उनको पहले से अधिक सारे सुना। गुलाम मोहम्मद और अशरफ अली नाराज है? कोई नाराज नहीं है, कोई नाराज नहीं रहेंगे साथ में। नहीं, इसमें ये कोई प्रश्न ही नहीं है। तो उतारो 8वां प्रत्याशी राज्यसभा का हो। नहीं, अब ये तो जब ये मैंने कहा ना कि जो हमारे नेता का काम है, अब वो जो गठबंधन बनाने जा रहे हैं हो जाएगा क्यों? ये उनका काम है, उनके अधिकार में हमको ये बहुत इनका मन लग रहा है। अब वो अपने नेता से पूछ के नहीं आए ना कि उनको क्या बोलना। अच्छा। उनको ये मालूम नहीं। अब जैसे कांग्रेस के हमारे मित्र कह रहे थे कि वो बंदूक लगाई इसकी, भाई कांग्रेस के मित्र को ये कहना चाहिए, जिस तरह राज्यसभा में चौधरी जयंत सिंह जी को नहीं बोलने दिया, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिला, कांग्रेस को उस पर दिक्कत है। नहीं। अगर चौधरी साहब को भारत रत्न से कांग्रेस को दिक्कत है, इतने दिन कांग्रेस सरकार में रही, चौधरी साहब को भारत रत्न नहीं दिया। चौधरी अजीत सिंह जी उनके साथ मिनिस्टर थे, उनको भारत रत्न नहीं दिया। ये बात नहीं, और हमारे ऊपर आप कह रहे हो, हम कभी भी
कि चैनलों के गलत बात विपरीत नहीं। कोई अनिल समझौता जी, नहीं करेंगे। आप बहुत सम्मानित मैं इस व्यक्ति हैं, चैनल पर बैठ गलत कर बात कह रहा मत हूं करिए। कि हमारी पार्टी गलत के बात। नेता चौधरी क्या राज्यसभा में साहब वो कभी मुद्दा दूसरा था। आप सुन लीजिए नहीं, नहीं, हाँ बोलिए। लेकिन राज्य- आपको ये कहना नहीं, चाहिए नहीं, बोल लीजिए। जिस तरह गलत बात। राज्यसभा दुबे जी, में जिस तरह आज राज्यसभा आप- में चौधरी जय नहीं, सिंह जी को नहीं एकदम बोलने दिया गलत, गया, एकदम जिस गलत, तरह ये कहा गया कि आप एकदम उधर गलत। चले जाइए, आपसे ये उम्मीद नहीं है। ये कांग्रेस आपसे को ये शोभा उम्मीद नहीं है। देगा। बोलिए, बोलिए। कांग्रेस आपसे ने Thank जो- you। नहीं है। जो बोलिए, आप वहाँ बोलिए। पे नहीं, नहीं, दिखाया नहीं। वो ठीक नहीं आप बोलिए। एकदम ऑन रिकॉर्ड आप सब सुन कुछ है, लीजिए। ऑन रिकॉर्ड सब कुछ है। आप मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बयान सुन लीजिए। उन्होंने सिर्फ सभापति से यही पूछा कि आप नियमों की बात करते हैं तो किस नियम के तहत आप इनको बोलने का मौका दे रहे हैं। देखिए, आदरणीय चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया गया, उससे किसी को एतराज नहीं है, उससे खुशी की लहर पूरे देश में है। क्यों आपके जयराम रमेश जी ने बोलने दीजिए, विरोध बोलने किया? दीजिए। आपके अब अलाउ अरे, अलाउ करिए। आपके आप नेता तो हैं। आप पूरे गलत बात- सुनने में क्या आप परेशानी गलत बात है? कर रहे हैं। उसके आप गलत अंदर बात से। कर रहे हैं। आप सुनने आप में गलत बात परेशानी कर रहे है। हैं। सुन लो हाँ। देखिए, विरोध किसी ने नहीं सुनने किया। नहीं चाह रहे। चरण सिंह जी हम सबके नेता हैं, किसानों के नेता हैं, इस देश के नेता हैं और उनको सबको खुशी है। वहां सवाल सिर्फ जो उठा था, आप सवाल मत बदलिए, भाजपा के रास्ते पे मत चलिए। आप उनसे मिल जरूर गए होंगे लेकिन उनके रास्ते पे मत हमने चलिए। जो मुद्दों की शब्द बात मत बदलिए। आपको दुबे जी, स्वागत मत करना बदलिए। चाहिए। दुबे जी। चौधरी साहब को भारत नहीं, रत्न पर राजनीति नहीं हमारा होनी चाहिए। हमारा हक ये है। राजनीति का जिस विषय तरह नहीं, का राजनीति माहौल एक एक करके दुबे जी साहब ने बोला राज्यसभा में बना दिया है, वो अपनी मनमर्जी चला रहे हैं वहां पर, वो नियम से राज्यसभा नहीं चला रहे हैं और हमारा हक है कि हम उस बात को रोकेंगे। नहीं, आपको चौधरी साहब के भारत रत्न पर चौधरी साहब जयंती की बात बोल रहे नहीं, थे, तो आप उस पर कांग्रेस को बोलना राज्यसभा चाहिए की था। कार्यवाही उठा के देख नहीं, लीजिए। नहीं, उस जब पर जब उन्होंने गलत ये किया है आपके- हमने रोका है। अच्छा, इस पे आओ। ये कनपट्टी पे था। बंदूक वाला क्या मामला है? कनपट्टी पे बंदूक, वो है? इनकी बंदूक का नाम है ईडी। अच्छा, इनकी बंदूक का नाम है ईडी। सुन, रुक जाइए, आपका एक मिनट। मामला नहीं है ना? आपका मामला, आपके घर तो ईडी नहीं गई अभी ना? हैं? आपके घर तो ईडी गई नहीं है। क्या आपके घर तो ईडी गई नहीं, किसके? लेकिन कनपट्टी पर बंदूक जो आदरणीय अनिला सिंह जी कह रही थी उसका नाम है ईडी। अशोक चौहान साहब शामिल हो गए, मतलब छोड़ दिया कांग्रेस उन्होंने। क्यों? इसी सुनिए, इसी चैनल ईडी पर वाला भी मामला? सुनिए तो इसी चैनल पर कहकर जा रहा हूं, आदर्श सोसाइटी वाला मुकदमा बंद हो जाएगा। हेमंत विश्वा शर्मा, अजीत पवार तो रखे क्यों थे ऐसे लोगों को जो करप्ट हो या जिनके पास करप्ट पैसा अधिक हो? करप्ट नहीं, टिकट ही ना दो मुकदमे उन्हें। सुनिए 2014 से लेकर 24 के बीच में ब्रजेश जी खाली मुकदमे विपक्ष के खिलाफ दर्ज किए गए, उन्हें डराया गया, धमकाया गया, उन्हें डराया धमकाया गया और जो उसको नहीं आता हूं। एक मिनट, हेमंत सोरेन लड़ गए जी नहीं, वहां पर वक्त आपने- थोड़ा सा कम है। त्रिपाठी जी हाँ कुछ कह रहे हैं। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चैनल आपका उत्तर प्रदेश का है, कि भाई यहाँ ईडी और सीबीआई का सवाल उठता है। मैंने हमेशा चैनल पे आपके भी कहा और जितने चैनल पे जाता हूँ उस पर कहता हूँ, माननीय नीतीश कुमार के पास क्यों नहीं जा रहे? क्यों नहीं ईडी सीबीआई लगाई जा रही? आप बताइए। एक वो कौन सा था? ईडी सीबीआई एक कोई मामला था ना? नहीं, कोई मामला नहीं ब्रजेश जी, कोई मामला। मैं चैलेंज कौन सा वाला था? मैं कोई मामला नहीं वो निकाल रहे गूगल का। ब्रजेश जी, मैं चैलेंज करता हूँ। बहुत चिड़े दुबे जी, देख लो देख लो। एक ऐसा नेता हिंदुस्तान का है जो इनके साथ अगर कांग्रेस ने न किया होता, ये मनीष खेला के न कुछ किया होता तो आज देखिए, आज मनीष कहीं एक कुछ और यूथ लड़ाई हैं और आपके सपोर्टर भी हैं। उनके जो ऑब्जर्वेशन है कि आप लोगों की वजह से बिहार का यूथ अपमानित होता है। नहीं, देखिए ब्रजेश जी, एक मतलब यूथ देखिए- की आवाज है, आप देखिए- उसको दबा नहीं देखिए सकते। ब्रजेश जी, अभी 94 लाख लोगों को उन्होंने 2-2 लाख रुपया दिया है जो गरीबी रेखा के नीचे हैं और जो किसी जात धर्म बिरादरी के। तो ऐसा महिलाओं काम का क्यों नहीं आरक्षण करते है। हैं कि देखिए- मनीष जैसे देखिए- लोग देखिए- आप पर आवाज न देखिए, उठाएं? ब्रजेश जी, मनीष ने जो बात ब्रजेश कही जी, उस बात में दम है भाई। ब्रजेश जी, और आपको 5 एड्रेस लाख करना रुपया नया काम शुरू करने के लिए, व्यापार शुरू करने के लिए यूथ को दिया 1% ब्याज पे। 11,412 करोड़ का सारी स्कैम था चीज़- जिसका मुकदमा दर्ज हुआ था। क्या नाम था? नीतीश कुमार जी के खिलाफ 2010 में। कोई अरे ये मुकदमा दर्ज अरे हुआ। भाई, मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन तो ईडी सीबीआई तो मैं तो चैलेंज कर रहा हूं अरे भाई। भाई तो तभी तो पलट ईडी गया, सीबीआई कोई लग रहा है? तभी तो पलट गया। ठीक है, अच्छा। ईडी सीबीआई कह रहा हूं भाई, मैं लगाओ। सुनील साजन को आमंत्रित करता हूं। भाई सुनील जी, अब तो आप अलग हो गए हैं, ऑफिशियली आज ऐलान भी कर दिया जयंत चौधरी ने। अब आपके सीटों के बंटवारे का मामला कांग्रेस के साथ फाइनल क्यों नहीं हो पा रहा है? मुझे याद है कि जब पिछली बार डिबेट में मनीष सिंघवी आए थे तो इन्होंने मुझे एक समय सीमा दी थी कि 20 जनवरी तक हम अपना सारा मसला निपटा लेंगे। मनीष जी, आज तारीख क्या है? आज तारीख है 12 तारीख और हमारे मसले 12 किस महीने की? 12 फरवरी की है, लेकिन मसले तो बात सॉल्व हो चुके हैं। सिर्फ आपके सामने फोरम पर नहीं आए, बात सारी हो चुकी है, फाइनल हो चुकी है। कितनी सीट? सीट अब ये जब आधिकारिक आप फंस गए तो कह रहे ना मैं प्रवक्ता हूं, मैं प्रवक्ता बताओ हूं, भाई बात का सुनील अधिकार नहीं कि मैं जी, अधिकारी ये चीजें 20 कह दूं। जनवरी को जो होना था आज 12 में भी ये लटपटा रहे हैं। जी ब्रजेश जी। हमसे कहते पूछो मत। ब्रजेश जी जी, मैं आ रहा हूं और
मैं आ रहा हूं और 2 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। पहले तो जदयू के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उन्होंने डॉक्टर लोहिया का वो जिक्र किया। तो डॉक्टर लोहिया ने ये कहा था, ये नहीं कहा था कि केवल बिहार में पलटते रहना है, देश में पलटते रहना है। रोटी नहीं तो एक तरफ जल जाएगी और एक तरफ सरकार का मतलब एक बड़े समाज का नुकसान होगा और सरकार तानाशाह हो जाएगी। देखिए ब्रजेश जी, बीजेपी में बेचैनी तो है और ये समझ रहे हैं कि जिन मुद्दों पर आए थे उस पर काम नहीं कर पाए हैं। और मैं आपके कार्यक्रम में, आपके इस शो में कह के जा रहा हूं और ये मैं महसूस करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अभी पार्टी तोड़ रही है, थोड़े दिन में नेताओं को तोड़ेगी और उसके बाद हो सकता है पूरे देश में अलग अलग विपक्षी पार्टी के जो कैंडिडेट हो उनको भी तोड़े, क्योंकि ये डरे हुए लोग हैं। और आपको लग रहा है कि इंडिया गठबंधन टूट गया, हम मानते हैं कई दल चले गए हैं, लेकिन मुद्दे वही हैं, महंगाई, बेरोजगारी। अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रही थी राष्ट्र के लिए अगर काम समाजवादी पार्टी करे। राष्ट्र क्या है? देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं, संसद सुरक्षित नहीं, महंगाई बढ़ी हुई है, बेरोजगारी आसमान छू रही है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे लोग नफरत कर रहे हैं। कौन से राष्ट्र निर्माण की बात कर रहे हैं? किसको धोखा दे रहे हैं? आपने कहा इंडिया अलायंस में सब ठीक है, चीजें बेहतर हैं, पर क्या कारण है कि आप लोग अभी तक एक फाइनल एग्रीमेंट तक नहीं पहुंचे कि कौन सी सीटें, कितनी सीटें कौन लड़ेगा? अब तो 2 बचे हो, अब तो कर सकते हो। ब्रजेश जी, लगभग फाइनल हो गया। मुझे लगता है वो चीजें आप भी जान रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता जान रहे हैं। 11 सीटें फाइनल हो गई हैं, 2-4 सीटों पे बात चल रही है, वो अभी फाइनल हो जाएंगे 2-4 दिनों में। ऑलराइट, मैं मनीष कश्यप को आमंत्रित करता हूं। मनीष जी, मैंने जो आपके इशू उठाए, मैंने सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता, जेडीयू के प्रवक्ता त्रिपाठी जी से पूछे, प्रोफेसर हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। ये कह रहे हैं नहीं लोन तो दिया है, अब आप लोग को लोन वगैरह मिल रहा है ना वहाँ के यूथ को? मैं पूछना चाहता हूँ कि 94 लाख लोगों को, 94 लाख युवाओं को अगर 2-2 लाख रुपया दिया जाए तो टोटल कितना रुपया होगा और 94 के पीछे कितना जीरो होगा, ये नहीं पता है। एक्चुअल में बिहार का राजस्व पूरा खाली है और बिहार तभी ट्रैक पे आएगा जब यहाँ पे इन्वेस्टर आएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, एमएनसी कंपनियां आएंगी। और सबसे बड़ा बिहार का प्रॉब्लम है बाढ़। नदी से नदी को जब तक नहीं जोड़ा जाएगा, जो अटल बिहारी वाजपेयी का ड्रीम प्रोजेक्ट था 2001 में, उन्होंने बिहार में जब वो बिहार आए थे तो कहे थे, तब तक बिहार का भला नहीं हो सकता है। तो पार्टियां आएंगी, पार्टियां जाएंगी, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन जब तक नियत नीति नहीं, लेकिन कह रहे हैं कि आप लोग की तरक्की के लिए लोन बांटे जा रहे हैं, मिल रहे हैं लोन आप लोग? नहीं, मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पे तो ये भी कहा जा रहा है कि 4 रुपया स्क्वायर फीट पे जो है वो वेयर हाउस मिल रहा है, बड़ा बड़ा वेयर हाउस। लेकिन वो वेयर हाउस मिलता किसको है? वो नेताओं के बच्चों को मिलता है, दलालों के बच्चों को मिलता है। तो आपको जब इतनी कंप्लेंट है, इतनी नाराजगी है, तो फिर झंडा लेके आज किस लिए गए थे विधानसभा के बाहर? नहीं, मैं तो तिरंगा लेके गया था। किस लिए? क्योंकि मेरे घर का किसकी सक्सेस के लिए गए थे? नहीं, मैं किसी के सक्सेस के लिए नहीं गया था, मैं अपनी जीत का जश्न मना रहा था। कौन सी जीत का? कि नीतीश कुमार जिन्होंने आपका घर कुर्क कराया वो दोबारा सीएम बन गए? मेरे घर का कुर्की जिन लोगों ने कराया, किन लोगों ने? कुर्सी की कुर्की हो गई। किसकी? एक युवराज है बिहार में। पर यह फैसला मुख्यमंत्री का था कि होम डिपार्टमेंट तो उन्हीं के पास था कि कुर्की आपकी कर ली जाए? अरे बहुत बड़े बड़े अधिकारियों के पास युवराज जी का फोन आता था बिहार में, और कुछ अधिकारी लोग, एक मेरा दोस्त था जिसके हाथ पे जय श्री राम लिखा हुआ था, तो उस पे डंडा मार के पूछते थे कि जय श्री राम लिखा हुआ है तो तुमको तो दर्द नहीं होगा। ऐसा प्रताड़ित किया गया है हम लोगों को। तो मैं नीतीश कुमार जी ने इसका विरोध क्यों नहीं किया जो आपके साथ हुआ? हाँ, नीतीश कुमार जी अपने आंखों पे धृतराष्ट्र की जैसे पट्टी बांध के बैठे रहे, इसलिए ना आज उनकी पार्टी गर्त में चली गई है। धीरे धीरे भैया उन्हीं का जश्न मनाने तो आप गए थे? नहीं, उनका जश्न मनाने नहीं गया था मैं उनका जश्न नहीं मनाने गया था। मैं बिहार के गरीबों का हिम्मत और हौसला का जश्न मनाने गया था कि सरकारें अगर किसी गरीब से भी टकराएगी तो वो सरकारें गिर सकती है। बहुत शुक्रिया मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डिबेट में समय समाप्त हो चुका है। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप सब ने इस सार्थक परिचर्चा में भाग लिया और अपनी अपनी बातें रखी। बहन भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अनिल दुबे सोच रहे हैं जान छूटी इतने में ही। नमस्कार।